एपिसोड 7 की शुरुआत होती है। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, वो देखता है कि वेनम प्रिंसेस उसके ऊपर खड़ी है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव अंदाज में। उसी समय उसके दिमाग में एक डिवाइन वॉइस गूंजती है। उसे पता चलता है कि उसने 162 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं और अब वो लेवल 39 पर पहुंच चुका है। कुछ घंटों बाद जब वो होश में आता है, तो पूरी तरह कंफ्यूज रहता है कि वो आखिर है कहाँ। वो चारों तरफ देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वो फिर से उसी केव के अंदर होता है। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठकर अपनी यादों को जोड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे याद आता है कि उसने सच में उस जायंट ओरंगुटैन को हरा दिया था। ये याद आते ही उसके अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी डेंजरस फाइट जीत गया। वो वेनम प्रिंसेस की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी सैटिस्फाइड स्माइल होती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि शायद वही उसे बेहोशी की हालत में वापस केव तक लेकर आई होगी। वो हल्का सा मुस्कुराता है और दोनों कुछ देर अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। उसे सुकून मिलता है कि आखिर में सब ठीक हो गया। लेकिन तभी जब वो अपने आसपास नजर घुमाता है, तो अचानक चौंक जाता है। उसके सामने वही मंकीज का ग्रुप खड़ा होता है, जो पहले जायंट ओरंगुटैन के सबॉर्डिनेट्स थे। एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कि शायद ही अपने लीडर की मौत का बदला लेने आए हैं। उसका शरीर फिर से अलर्ट हो जाता है। लेकिन अगले ही पल पूरा सीन बदल जाता है। हमला करने की जगह वो सब जोर जोर से चीयरिंग करने लगते हैं। वो खुशी से उछल रहे होते हैं, जैसे किसी हीरो की जीत मना रहे हों। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक इनका बिहेवियर कैसे बदल गया। क्यूरियस होकर वो अपना स्टेटस स्क्रीन चेक करता है। वहां देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे एक नया टाइटल मिला होता है, क्लैन बॉस। अब उसे सारी बात समझ में आ जाती है। जायंट ओरंगुटैन को हराने के बाद ऑटोमेटिकली उसी की जगह उसे नया बॉस मान लिया गया है। वेनम प्रिंसेस ये सब देखकर तुरंत हॉस्टाइल हो जाती है। वो मंकीज की तरफ गुस्से से देखने लगती है, जैसे अभी उन पर अटैक कर देगी। लेकिन वो तुरंत उसे रोकता है और कहता है, काम डाउन। वो उसे समझाता है कि ये सिचुएशन असल में उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर ये मंकीज अब उसे अपना बॉस मान रहे हैं, तो आगे चलकर ये उनके काम आ सकते हैं। उसके दिमाग में नए प्लान्स बनने लगते हैं। अब वो सिर्फ एक फाइटर नहीं रहा, बल्कि एक लीडर बन चुका है। और ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जर्नी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाली है। वो मन ही मन सोचता है कि ये सिचुएशन उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। वो तय करता है कि मंकीज को गॉफर की तरह यूज किया जाए, ताकि छोटे मोटे काम और रोज के टास्क वही संभाल लें। इससे उसे और वेनम प्रिंसेस को हर छोटी चीज खुद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे वो मंकीज के साथ टाइम स्पेंड करता है, वेनम प्रिंसेस अंदर से जेलस महसूस करने लगती है। लेकिन वो इससे बिल्कुल अनजान रहता है। वो तो बस इस नई व्यवस्था से इतना एक्साइटेड है कि उसे उसके बिहेवियर में आया बदलाव नजर ही नहीं आता। अब जब मंकी ज्यादातर काम संभाल रहे होते हैं, तो उसके पास करने को कुछ खास नहीं बचता। खाली बैठना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो सोचता है कि अपने फ्री टाइम को यूजफुल कैसे बनाए। उसे समझ आता है कि अब केव में ज्यादा लोग हैं, तो फूड स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, और फूड स्टोर करने के लिए पॉट्स जरूरी होंगे। अगले दिन वो पॉट बनाना शुरू कर देता है। एक मंकी बड़ी क्यूरियोसिटी से उसे ध्यान से देखता रहता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ध्यान से देखो और सीखो। फिर वो क्ले से नया पॉट शेप करने लगता है। वो नोटिस करता है कि मंकीज की फिंगर्स काफी निम्बल हैं, तो शायद वो ये काम उससे भी अच्छे से कर सकते हैं। डेमो खत्म करने के बाद वो कैन से कहता है, अब तुम ट्राई करो, और सेरामिक्स का पूरा काम उसे दे देता है। जब वो बाहर आता है, तो देखता है कि वेनम प्रिंसेस खुद से क्ले पॉट बनाने की कोशिश कर रही है। वो कैजुअली बोल देता है कि इन हाथ और पैरों से ज्यादा काम मुश्किल होगा। उसका मतलब प्रैक्टिकल था, लेकिन वेनम प्रिंसेस उसे गलत समझ लेती है। वो शर्मिंदा हो जाती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। वो वहीं खड़ा रह जाता है, कंफ्यूज्ड। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कह दिया। उसे ये भी महसूस होता है कि कुछ दिनों से वेनम प्रिंसेस थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, पर उसे असली रीजन पता नहीं चलता। दूसरी तरफ मेलिया और यूनो एक डाइनर में बैठे होते हैं। दोनों ड्रिंक्स ले रहे हैं और अपनी क्रू का इंतजार कर रहे हैं। काफी देर हो जाती है, लेकिन कोई नहीं आता। अब दोनों को चिंता होने लगती है। मेलियो शांत रहती है और यूनो को समझाती है कि बाकी लोग अपना करंट रिक्वेस्ट पूरा करके लौट आएंगे। लेकिन यूनो अभी भी प्लेग ड्रैगन वाली एनकाउंटर से डरी हुई है। उस पावरफुल प्रेजेंस की याद अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा है। मेलोर उसे कहती है, टेंशन मत लो, सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। वापस केव में अगली सुबह वो उठता है। वेनम प्रिंसेस उसे ग्रीट करती है।
वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी भारी लगती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि कई मंकीज उसके ऊपर सो रहे हैं। वो उन्हें हिलाकर उठाने की कोशिश करता है लेकिन कोई नहीं उठता। आखिर में वो हार मानकर फिर से लेट जाता है। कुछ मिनट बाद वो अचानक एक परेशान करने वाले सीन से जागता है। एक मंकी जमीन पर पड़ा है, वीक हालत में हेल्प मांग रहा है। वो तुरंत अपनी अप्रेजल स्किल यूज करता है। उसे पता चलता है कि वेनम प्रिंसेस ने उसे पॉइजन किया है। उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। वो उससे तुरंत एंटीडोट देने को कहता है। पहले वो मना कर देती है और मुंह फेर लेती है। वो फिर से सख्त आवाज में मांग करता है। कई बार कहने के बाद वो आखिर मान जाती है और एंटीडोट दे देती है। वो मंकी को एंटीडोट देता है। धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होने लगती है। जब सिचुएशन स्टेबल हो जाती है तो वो वेनम प्रिंसेस के पास जाता है और शांत आवाज में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर मान लेती है कि मंकीज के आने के बाद से वो निग्लेक्टेड महसूस कर रही थी। उसके हिसाब से वो पहले जैसा अटेंशन उसे नहीं दे रहा था। ये सुनकर वो समझ जाता है कि शायद सच में उसने उसकी फीलिंग्स इग्नोर कर दी। वो दिल से माफी मांगता है और कहता है कि दोनों को थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए। वो आइडिया देता है कि अगले दिन सिर्फ दोनों हंटिंग ट्रिप कर जाएंगे, क्वालिटी टाइम के लिए। ये सुनते ही वेनम प्रिंसेस खुश हो जाती है और तुरंत हाँ कर देती है। उधर मेलिया नोटिस करती है कि कई दिन हो गए हैं और एडवेंचरर्स फॉरेस्ट से वापस नहीं लौटे। कोई खबर भी नहीं मिली। वो परेशान हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब और इंतजार नहीं करेगी। वो खुद फॉरेस्ट में सर्च करने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन वो और वेनम प्रिंसेस हंटिंग डेट के लिए फॉरेस्ट की तरफ निकलते हैं। वो सच में एक्साइटेड दिखता है। फ्रेश एयर और हंट का मौका उसे अच्छा लग रहा है। लेकिन वेनम प्रिंसेस पूरी तरह खुश नहीं लगती। जल्द ही रीजन साफ हो जाता है। वो मंकीज को भी साथ ले आया है। उसके लिए ये नॉर्मल है, लेकिन वेनम प्रिंसेस सोच रही थी कि ये वक्त सिर्फ दोनों के लिए होगा। मंकीज पूरे जोश में आउटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। वेनम प्रिंसेस चुपचाप आगे अकेले चलने लगती है। कुछ देर बाद उसे आसपास खतरे का एहसास होता है। अचानक दो फॉरेस्ट वुल्फ्स पेड़ों के पीछे से निकलकर उन पर झपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सोचता है कि ये सिंपल फाइट होगी जिसे वो दोनों मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन एक्शन लेने से पहले ही मंकीज आगे बढ़ जाते हैं। बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ वो वुल्फ्स को जल्दी हरा देते हैं। फाइट लगभग तुरंत खत्म हो जाती है। अब वो और वेनम प्रिंसेस वहीं खड़े रह जाते हैं। उनके पास करने को कुछ नहीं बचता। मंकीज खुशी से इधर उधर घूम रहे होते हैं और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। मंकीज अपनी जीत पर मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन वेनम प्रिंसेस अंदर से और ज्यादा अकेला महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि अब उसकी वैल्यू पहले जैसी नहीं रही। उधर मायरा फॉरेस्ट के अंदर इतना आगे निकल जाती है जितना उसने प्लान भी नहीं किया था। घने पेड़ों के बीच चलते चलते उसे एहसास होता है कि वो जरूरत से ज्यादा दूर आ गई है। आसपास का एरिया बिल्कुल अनजान लगता है। उसके दिल में हल्का सा डर बैठ जाता है। वो सोचती है कि अब वापस लौट जाना ही बेहतर होगा। जैसे ही वो मुड़ने का फैसला करती है, उसे दूर डैंक चलता हुआ दिखता है। उसे देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो उसका नाम लेकर आवाज लगाती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले कि वो पास पहुंचे, अचानक उसके सामने एक अजीब सा क्रीचर आ खड़ा होता है। ऐसा क्रीचर जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। उसकी प्रेजेंस इतनी भारी होती है कि मायरा डर से वहीं रुक जाती है। उसी समय हमारा हीरो वेनम प्रिंसेस के साथ केव की तरफ लौट रहा होता है। वो उससे माफी मांग रहा होता है कि उसने हाल में मंकीज को ज्यादा अटेंशन दिया। वो समझाता है कि अब वो टेक्निकली उनका बॉस है और कुछ जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है। वो उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर भी वो मानता है कि उसकी नाराजगी सही है। उसे खुश करने के लिए वो प्रॉमिस करता है कि अगली हंटिंग ट्रिप सिर्फ दोनों की होगी, कोई मंकी साथ नहीं आएगा। ये सुनते ही वेनम प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी में उस पर कूद पड़ती है और उसे लिक करने लगती है। साफ दिखता है कि वो उसे सिर्फ अपने लिए चाहती है। दोनों उस पल को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक फॉरेस्ट में एक तेज स्क्रीम गूंजती है। वो आवाज उसे जानी पहचानी लगती है। वो तुरंत पहचान लेता है कि ये मायरा की आवाज है। उसे समझ आ जाता है कि वो फिर खतरे में है। बिना समय गंवाए वो वेनम प्रिंसेस से अलग होता है और स्क्रीन की तरफ पूरी स्पीड से रोल करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो यहीं रुके, लेकिन वेनम प्रिंसेस उसे अकेले जाने नहीं देना चाहती। वो भी उसके पीछे रोल करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से उसकी रोलिंग स्किल काफी लो होती है। वो बैलेंस खो देती है और एक पत्थर से टकरा जाती है। उसका एचपी आधे से भी ज्यादा कम हो जाता है। वो थोड़ी देर रुककर उसकी हालत चेक करता है। उसे कंफर्म करता है कि वो अभी जिंदा है। वो परेशान होता है लेकिन जानता है कि रुक नहीं सकता। वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी फीलिंग्स नहीं बदली हैं, उसे सिर्फ मायरा को बचाना है। फिर वो पूरी ताकत से आगे बढ़ जाता है। उधर मायरा 3 वुल्फ से घिरी होती है। वो लगभग उनका शिकार बनने ही वाली होती है कि तभी हमारा हीरो सही समय पर पहुंच जाता है। आते ही वो एक वुल्फ को जोर से जमीन पर पटक देता है, फिर तुरंत मायरा के सामने खड़ा होकर उसे शील्ड करता है। तभी डिवाइन वॉइस बताती है कि ये डैंक मॉन्स्टर्स हैं जिनका नाम महावुल्फ है।
इनके माथे पर तीसरी आंख होती है जो विजुअल इंफॉर्मेशन बाकी पैक को भेजती है। इसी वजह से ये परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ हंट करते हैं। वुल्फ धीरे धीरे घेरा बनाकर पास आने लगते हैं। पहली नज़र में वो नॉर्मल डैंक मॉन्स्टर्स जैसे दिखते हैं, लेकिन जब वो उनके स्टैट्स ध्यान से चेक करता है तो उसे कुछ अलग महसूस होता है। उनके आसपास एक अजीब ऑरा होती है जो दिखाती है कि वो सेम रैंक के नॉर्मल वुल्फ से ज्यादा स्ट्रांग है। अचानक वुल्व्स मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन वो तुरंत बेबी ब्रेथ यूज करता है और एक वुल्फ को जलाकर राख बना देता है। बाकी दो साइड से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तेजी से अपने फिस्ट्स उनके चेहरे पर मारता है और दोनों को गिरा देता है। फाइट वहीं खत्म हो जाती है। अब वो मायरा के पास धीरे से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था वो उसे देखकर डरी हुई होती है। वो पीछे हटकर एक ट्री के पास चली जाती है। उसे उसके इरादों पर शक होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि पहले भी एक ड्रैगन ने उसे और उसके दोस्तों को बचाया था। धीरे धीरे वो समझती है कि ये वही ड्रैगन है जिसने पहले उसकी मदद की थी। हिम्मत करके वो खड़ी होती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। जब वो देखती है कि वो हॉस्टाइल नहीं है और सच में उसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसका भरोसा बढ़ने लगता है। उस पल दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। वो एलाइज बन जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। और ज्यादा वुल्व्स उन्हें घेरते हुए पास आने लगते हैं। वो तुरंत मायरा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे पीछे रहो। अब वो उस पर पूरा भरोसा करती है। वो जल्दी से उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। अब वो घेरा तोड़ने और उसे सेफ जगह ले जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। वुल्व्स अटैक के लिए तैयार होते हैं और वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने को तैयार रहता है। ये था एपिसोड 7। अगला पार्ट मिस मत करना।